फोटोज के जरिए उस टीवी इंटरव्यू के दौरान टेलीकास्ट करवा देता है। ये देखकर जेजे हो जाता है शॉक। इस पार्ट की शुरुआत में जिना टीवी शो में किमी से पूछती है कि अब बताइए, क्या ये सच है कि आपका जेजे के साथ अफेयर था, जबकि उसकी पहली वाइफ उस समय जिंदा थी। दोस्तों वो तो चिल्लाती है कि नहीं, ये सरासर झूठ है। अच्छा, तो क्या ये फोटोज मॉर्फिंग करके बनाई गई है, ये कहना चाहती हैं आप? ये सारा झूठ है। दोस्तों ये कहकर किमी शो से चली जाती है। दूसरी ओर जेजे भाई साहब बड़े गुस्से में स्टेज से ली की ओर तेजी से बढ़ता है, पर मीडिया वाले उसे पकड़कर सवाल करने लगते हैं। यहाँ किमी तो टीवी स्टूडियो के कमरे में बड़ी टेंशन में बैठी होती है। तब जिना वहाँ पर आती है तो किमी चिल्लाती है, अच्छा तो ये प्लान करके तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। जिना कहती है, देखिए पर अपने अफेयर के बारे में आप सच बताने से क्यों कतरा रही हैं? अब तो आप जेजे की वाइफ बन चुकी है। इस पर पता है किमी क्या कहती है? मैं जानती हूँ तुम उस 2 टके के चैंग के साथ मिलकर ये ड्रामा कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिना भी चुप नहीं रहती दोस्तों, और कहती है चैंग के बारे में बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है, समझी? दोनों की बहस यहाँ पर गंभीर हो जाती है, लेकिन तब मीडिया वाले आ जाते हैं और किमी वहाँ से बचकर भाग जाती है। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ एंड्रयू से मिलने आती है और बड़ी हंस कर बात करती है कि बेटा उस केक का शिपिंग प्रोजेक्ट डोडो ग्रुप को ही मिलना चाहिए, समझे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ध्यान से देखना इस बात को। एंड्रयू भी कहता है कि हाँ, मैं उस डील को जरूर फाइनलाइज कर लूंगा, तभी तो पापा फिर से डोडो ग्रुप के चेयरमैन बन पाएंगे। क्या समझती हैं आप? लेकिन दोस्तों यहाँ पर चेयरमैन की वाइफ भी कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा बेटा। पर एंड्रयू के जाने के बाद वो अपने बेटे से कहती है, यानी नाथन से, किसी भी कीमत पर इसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, वरना डोडो ग्रुप तो बेटा हमारे हाथ से निकल जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। वहाँ जेजे ली से मिलने के लिए डोडो ग्रुप होटल जाता है, पर ली के आदमी उसको अंदर जाने ही नहीं देते। इतने में मोजो आ जाता है और उसे देखकर जेजे शॉक होकर कहता है कि अच्छा तो तुम भी अब ली के साथ मिल गए हो। मोजो कहता है कि हाँ, डोडो ग्रुप और आपको मेरी कद्र नहीं थी ना, लेकिन ली ने मुझे नई जिंदगी दी है। जेजे चिढ़ जाता है कि देखो मैं तुमसे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे अंदर अलाउ करो अभी। मोजो वो दोस्तों बड़ा कटकर कहता है कि ली तुमसे मिलने के मूड में नहीं है, वो म्यूजिक सुन रहा है अभी, इसलिए तुम फुटो यहाँ से। जेजे भी इंसल्ट होकर निकल जाता है। अब आगे जेजे किमी को कैंपेन के लिए बुलाता है, पर वो कहती है अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती। जेजे चिल्लाता है कि अरे यही तो ली चाहता था कि तुम डर कर घर में बैठ जाओ, पर हमें उसे सफल नहीं होने देना है। तुम हिम्मत करके बाहर निकलो और मेरे लिए कैंपेन करो। पर वो मना कर देती है दोस्तों, जिससे जेजे का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसे डांट कर ही चला जाता है। इतने में दोस्तों पैनी जेजे को समझाने जाती है और वहाँ किमी को लगता है कि जेजे बहुत ही सेल्फिश है, मैं कैसा फील कर रही हूँ इसकी उसको जरा भी फिक्र नहीं है। और पैनी जेजे को मनाने के बहाने उसके करीब जाने की कोशिश करती है और कहती है हमें किसी भी तरह ली को खत्म करना होगा, अगर आप भी हार मान गए तो कैसे चलेगा। ये कहकर वो जेजे के हाथ पकड़ती है, पर वो ठहरा पैनी से भी ज्यादा चालाक। वो पैनी का हाथ हटाकर कहता है नहीं, हमें ऑफिस चलना चाहिए। पैनी कहती है ऑफिस? लगता है आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास कैसे कर लूं मैं विश्वास? तुम बॉस के साथ रह चुकी हो और तुम्हें इस तरह की बढ़िया ट्रेनिंग दी गई है, तुम एक डबल एजेंट भी तो हो सकती हो ना। पैनी कहती है क्या बात कर रहे हैं, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं आपकी वफादार हूँ। दूसरी ओर दोस्तों सिंडी को दिखाते हैं, वो होटल का सीसीटीवी चेक करती है तो ली को देखकर चौंक जाती है, क्या यही क्या है? ये तो बिल्कुल चंग जैसा लग रहा है। अरे मैडम चंग नहीं, शायद आप चैंग कहना चाहती है। हाँ कहना तो मैं चैंग चाहती थी, लेकिन चैंग तो मर चुका, लेकिन ये हूबहू चैंग जैसा लगता है, पता नहीं क्या बात है। तो दोस्तों वहाँ ली की टीम प्लान बनाती है कि डिफेंस इंडस्ट्री का जो स्कैम था, जिसमें विक्टर के साथ जेजे भी मिला हुआ था, उन केसेस को फिर से खोलना है और जेजे को उसमें फंसाना होगा, ये इनका प्लान है। तब ग्रे को जिना कॉल करती है और ग्रे उससे मिलने जाता है। जिना पूछती है कि किमी और जेजे की अफेयर वाली फोटोज आप लोगों को मिली कैसे? प्लीज बताओ तुम्हारा बॉस है कौन? जरूर वो ली के परिवार का ही कोई होगा, प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलो। ग्रे कहता है कि तुम ली को भूल जाओ, वो मर चुका है। दूसरी ओर दोस्तों जेजे का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा होता है, लेकिन तब वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें मोजो और जॉन लीड कर रहे होते हैं एंड उनके साथ वो सोल्जर्स और उनके परिवार वाले होते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्री के खराब वेपन्स के ब्लास्ट होने से घायल हुए या फिर मारे गए। वो कहते हैं कि जेजे ने डिफेंस इंडस्ट्री के करप्शन में विक्टर का साथ दिया, जिसकी वजह से इतने सारे सोल्जर्स की जान चली गई, इसलिए जेजे को हम इस इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे। जेजे दोस्तों पब्लिक में उनके खिलाफ कुछ कह भी नहीं पाता। तब एक औरत कहती है कि मेरे बेटे की जान चली गई है और उसका जिम्मेदार ये जेजे है, कहकर वो जेजे पर अंडे फेंकते हैं। जेजे भी प्रचार बंद करके जल्दी से वहाँ से बच निकलता है। अब ली उसे कॉल करके चिढ़ाता है, क्यों अंकल जी, कैसा था अंडा, कैसा रहा, टेस्टी रहा होगा ना, है ना? जेजे कहता है कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें जानों में भेजूंगा, देख लेना तुम। पर ली कहता है कि सॉरी अंकल, मेरा पिज्जा आ गया, मैं खाकर बाद में आराम से फोन करता हूँ आपको, आप तब तक अंडे खाइए। और ये कहकर वो कॉल काट देता है। दोस्तों दूसरी ओर एंड्रयू चेयरमैन से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन अंदर से जवाब आता है कि आपको अंदर आने की इजाजत ही नहीं है,
वो चौंक जाते हैं कि ये क्या मजाक है। इतने में नाथन और चेयरमैन की वाइफ आ जाते हैं। चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अब अगर अपने पापा से मिलना है तो कहीं बाहर मिल लेना। ये कहकर वो चली जाती है। दोस्तों एंड्रयू तुरंत चेयरमैन को कॉल करता है और पूछता है पापा आप ठीक तो है ना। वो भी कहता है कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन बाद में। ये कहकर वो कॉल काट देता है। फिर वो पीए से कहता है कि मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ किस हाल में रह रहा हूँ, वरना वो बेचारा परेशान हो जाएगा। डोडो ग्रुप के लिए जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो एंड्रयू करेगा, इसका मुझे यकीन है। अगर वो परेशान हुआ तो काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा, इसीलिए तुम भी उसे कुछ मत बताना। पीए भी कहता है कि ठीक है, तू आज शाम को कहीं बाहर डिनर करते हैं। चेयरमैन भी मान जाता है। दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो नाथन डिनर टेबल से उठ जाता है और कहता है पापा आप भी हमारे साथ खाइए। लगता है दोस्तों वो अपने पापा से थोड़ा बहुत प्यार तो करता ही है, पर चेयरमैन बिना कुछ कहे चला जाता है। अब चेयरमैन की वाइफ कहती है कि बेटा तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो, एंड्रयू को वो शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, ये बात याद है ना तुम्हें। मम्मी तुम फिक्र मत करो, मैंने जिना को जो अपॉइंट करके रखा हुआ है वो ये कॉन्ट्रैक्ट हमको जरूर दिलवाएगी। अब दोस्तों चेयरमैन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाने जाता है, लेकिन वहाँ पर नेल और जेराल्ड बैठे होते हैं। नेल तो उसको चिढ़ाने लगता है कि देखो यार इतने रईस आदमी की क्या हालत हो गई है, अब ना ये चल पाता है और ना इसकी बीवी इसको घर में खाना देती है, बताओ। चेयरमैन भी दोस्तों अपने हिस्से का नेल को चिढ़ाता है कि ये देखो किसकी जबान चल रही है, इसकी बेटी का जेजे के साथ अफेयर था जो इसने दुनिया से छुपा कर रखा, और अब गली गली बताओ उसी का पोस्टर लगा हुआ है, बेशरम कहीं का। तब टीवी पर दोस्तों डोडो ग्रुप का एड आता है जिसमें चेयरमैन की वाइफ ने एक्ट किया था। नेल कहता है कि देखा देखा मेरी बहन इस एड को कितना सूट कर रही है, जरूर डोडो ग्रुप उसी का होना चाहिए, ना कि किसी बूढ़े बीमार आदमी का तुम जैसे का। फिर जेजे के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था वो दिखाया जाता है, तो चेयरमैन कहता है कि ये लो आ गया दूसरा करप्शन केस, इसमें तो नेल भी अंदर जाएगा, ये मेरा दावा है। और ये कहकर वो और हंसने लग जाता है। नेल भी गुस्से में जेजे से मिलता है और कहता है मैंने अपनी पदवी इसीलिए छोड़ी ताकि मेरे करप्शन केसेस बाहर ना आए, लेकिन अब उसकी भी खुदाई क्यों जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मेरी बात मानो, तुम इस इलेक्शन से हट जाओ। हैं? जेजे भड़क जाता है कि आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, मेरी आकांक्षाओं की आपको फिक्र नहीं है क्या? अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया तो सोचिए आपके हर करप्शन केस को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, इसमें आप की तो भलाई है। और नेल कहता है कि भलाई तो बाद में होगी, लेकिन तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, इससे पहले कि करप्शन केसेस खुले तुम इलेक्शन से अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। लेकिन यहाँ जेजे नहीं मानता, तो नेल कहता है आगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसके बाद मैं इस इलेक्शन में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये कहकर वो चला जाता है। दोस्तों जेजे भी कहता है कि ठीक है, जो मेरा साथ नहीं देगा वो मेरा दुश्मन होगा। तब दोस्तों जेराल्ड नेल से कहता है कि देख लिया, जेजे का असली कैरेक्टर अब मेरी समझ में आ रहा है, इसे खत्म कर देना ही बेहतर होगा। पर नेल कहता है कि अबे सब्र करो, वो जो भी करेगा वो आखिर में हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरी ओर दोस्तों ली की टीम उन सारी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर रही होती है जिन्होंने ली के साथ शिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इच्छा जाहिर की थी। ली कहता है कि इस पॉइंट पर हमें सिंडी की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए तुम लोग उसे बता दो कि उससे मिलने को मैं तैयार हूँ। दूसरी ओर सिंडी जिम में गुस्से में वर्कआउट कर रही होती है कि उस के की हिम्मत कैसे भी मुझे ना कहने की। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि के आपसे मिलना चाहता है। सिंडी तो चौंक कर वेट छोड़ देती है और वो उसके ऊपर गिर जाता है। असिस्टेंट किसी तरह उसे उठाता है तो वो तो एकदम खिलकर पूछती है क्या सच में? जरूर उसने अभी मेरी फोटो देखी होगी और मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया होगा, तभी उसने मुझे अभी बुलाया, अब देखना वो कैसे मेरे पैरों पर गिर पड़ेगा। अगले सीन में वो ली से मिलने के लिए वेट कर रही होती है और जब ली अंदर आता है ना तो वो हो जाती है एकदम शॉक और कहती है तुम तो बिल्कुल चंग लगते हो। ली कहता है कि अरे बाबा मैं चंग नहीं चैंग हूँ। सिंडी इमोशनल होकर रोने लग जाती है, क्या सच में तुम वही चैंग हो? कहकर दोस्तों वो ली के चेहरे को टच करके देखती है और कहती है तभी तो मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगता है तुमको देखते ही। ली कहता है मुझे लगता है तुम ना बिल्कुल नहीं बदली। और दोस्तों इस पर सिंडी उसके सीने से लग जाती है, फिर पूछती है ये सपना तो नहीं है ना? ली भी उसके गाल को पिंच करके कहता है कि सपना नहीं एकदम सच है। अगले सीन में दोस्तों दोनों डिनर करने लगते हैं और तब ली उसे कुछ बातें बताता है और अपने काम में उसकी मदद मांगता है। पर सिंडी तो अब भी ली से मिलने की एक्साइटमेंट से बाहर ही नहीं निकली थी। ली पूछता है कि क्या कभी मैंने तुमसे मतलब प्यार किया था? असल में मेरे सर पर चोट लगी थी जिससे मेरी थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई थी, मुझे याद नहीं है कि मैं किससे प्यार करता था, तो क्या वो तुम ही थी जिससे मैं प्यार करता था? बस दोस्तों सिंडी ये मौका हाथ से निकलने थोड़ी ना देती। वो कहती है तुम हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे कि मुझे प्यार करो और मैं मना भी कर चुकी थी जबकि, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्या तुम भूल गए क्या? ली कहता है अच्छा चलो याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी काम के बारे में बात करेंगे। ये कहकर वो फिर से बिजनेस की बातें करने लगता है। फिर डिनर करके वो चला भी जाता है। सिंडी का तो दोस्तों आज दिन बन गया है, बड़ी खुश हो जाती है कि चलो बढ़िया हुआ इसकी मेमोरी लॉस हो गई, अब मैं जो कहूंगी ये उसको सच ही मान लेगा। तो अब लिफ्ट में ली ग्रे से कहता है क्या सच में मैं सिंडी से इतना प्यार करता था? ग्रे को तो हंसी आ जाती है और वो कहता है कि हाँ, और ऊपर से चेयरमैन तो तुम्हें अपना दामाद तक बनाने को तैयार था।
तभी ली भी हंसकर कहता है, अबे ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो और ये बताओ कि क्या अब भी तुम रोशी को चाहते हो। वो चौंक जाता है कि अचानक उसकी बात क्यों कर रहे हो। उसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोजो भी पहले एनआईए में काम करता था और उसका इन्फ्लुएंस यूज करके रोशी फिर से एनआईए ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों, जिना डोडो ग्रुप होटल जाने के लिए अपनी चीजें पैक कर रही होती है। तब वहाँ पर नाथन आ जाता है जो कहता है, मुझे पता है तुम शिप कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन के लिए डोडो ग्रुप होटल जा रही हो। तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा, एंड्रयू जो भी करेगा वो सब मुझे बताना होगा, वरना वो एंड्रयू कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएगा और वो ठहरा जेजे का आदमी। मुझे पता है कि तुम नहीं चाहोगे कि जेजे ये कॉन्ट्रैक्ट जीते, इसलिए तुम मुझे उसके कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन देते रहना ताकि मैं अपनी नई कंपनी के जरिए उस कॉन्ट्रैक्ट को जीत जाऊं और फिर जेजे से बदला लेने में तुम्हारी मदद मैं करूंगा। अगले दिन की बात है दोस्तों, एंड्रयू की टीम डोडो ग्रुप होटल में आ जाती है। तभी सिंडी भी आ जाती है और वो ली के बताए हुए प्लान को एग्जीक्यूट करने लगती है। वो पूछती है कि आप सब लोगों को अलग अलग कमरे चाहिए या फिर एक कमरा काफी होगा, बताइए। एंड्रयू कहता है कि हमको एक सीक्रेट डिस्कशन करनी है, इसलिए एक स्वीट रूम चाहिए। एंड वो लिफ्ट में चढ़ते हैं तो डोर बंद होने लगता है, लेकिन तभी ली वहां से गुजरता है। पर इससे पहले कि जिना उसे देखती डोर बंद हो जाता है। यार, अब कमरे में जाने से पहले एंड्रयू का असिस्टेंट सबके मोबाइल फोन्स ले लेता है ताकि इनकी बात बाहर न जाने पाए। दूसरी ओर दोस्तों, रोशी को दिखाते हैं। उसे फिर से एनआईए में काम मिल गया था, इसलिए वो जा रही होती है। ली उससे मिलने जाता है। वो इमोशनल होती है थोड़ी कि अब शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दोगे। ली कहता है कि बताओ क्या करना है। असल में दोस्तों, उसने ली को जेराल्ड का पार्ट टाइम ड्राइवर बनने को कहा था। वो जेराल्ड से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने रोशी से झूठ बोला और उससे एनआईए के नाम पर इलीगल काम करवाए। ली बिल्कुल वैसा ही करता है और जेराल्ड का ड्राइवर बन जाता है। अब वो ना उसको घर लेकर जा रहा होता है तो जेराल्ड गाड़ी में सो जाता है, पर ली उसे घर ले जाने के बजाय दूसरी जगह पे लेके जाता है। उसकी नींद खुलती है तो ली को देखकर वो चौंक जाता है और पूछता है, चैंग तुम मरे नहीं। कहकर वो कार से निकलकर भागने लगता है, पर तभी रोशी उसे गन पॉइंट पर रोक देती है। जेराल्ड को लगता है एक और शॉक कि तुम भी जिंदा हो। रोशी कहती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करने की चाह में एनआईए ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे अपने फायदे के लिए देश के खिलाफ काम करवाया। वो कहता है कि मैंने भी एनआईए की नौकरी छोड़ दी है और अब मैं भी तुम्हारी तरह एकदम अकेला हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोशी का गुस्सा ठंडा नहीं होता और कहती है कि मैं अब भी तुम्हारा खात्मा कर सकती हूँ। वो कहता है कि मेरे बेबी बच्चे हैं, प्लीज उनका तो ख्याल रखो, मुझे जिंदा छोड़ दो। इस पर दोस्तों रोशी उसको पीटने लग जाती है। इतने में ली उसको शांत करता है कि छोड़ो इसको, ये भी नेल की गैंग में है, इससे तो मैं बदला लूंगा, तुम इसको छोड़ दो। रोशी इमोशनल हो जाती है कि तुमने हर कदम पे मेरी मदद की है, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। ली कहता है कि जब मैं कोमा में था तो मेरी तुम्ही ने देखभाल की थी, है ना, अगर तुम ना होती तो सोचो मेरा क्या होता। रोशी तो और इमोशनल हो जाती है और बड़े प्यार से पूछती है, क्या मैं एक बार तुम्हें गले लगा सकती हूँ। ली भी दोस्तों उसको गले लगा लेता है और फिर रोशी वहाँ से निकल जाती है अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। न जाने इस कहानी में आगे रोशी आएगी भी या नहीं, इसलिए दोस्तों जो लोग रोशी को मिस कर रहेंगे वो कमेंट में जरूर बता देना। यहाँ से आगे एंड्रयू की टीम को दिखाते हैं जो एक ही कमरे में काम कर रहे होते हैं। काम करने के बाद जिना फर्श पर सो जाती है, लेकिन एंड्रयू उसको उठाता है कि यहाँ पर क्यों सोई हो, चलो कमरे में, वहाँ मेरे बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। पर वो कहती नहीं, मुझे यहीं पर अच्छी नींद आ रही है, कोई बात नहीं। एंड्रयू वहीं पर बैठा जिना को देख रहा होता है और जब वो गहरी नींद में होती है तो वो उसे उठाकर लेकर जाता है, अपने बेड पर लेटाता है। फिर वो अपनी फाइल्स को चेक करने लगता है। जब तक शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड्रयू को नहीं मिल जाता तब तक उसको नींद नहीं आएगी। कुछ देर में जिना की आंख भी खुल जाती है। अब दूसरी ओर दिखाते हैं जब जेजे को पता चलता है कि एंड्रयू ने जिना को डोडो ग्रुप का लीगल एडवाइजर बनाया है तो वो गुस्से में एंड्रयू को कॉल करता है और पूछता है, जिना को तुमने क्यों काम पर रखा हुआ है। एंड्रयू कहता है कि अगर जिना के बारे में बात करनी है तो आमने सामने करनी पड़ेगी। जेजे कहता है, आमने सामने करने तो मैं आया हूँ, मैं यहीं पे हूँ, तुम नीचे आ जाओ। एंड्रयू भी जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जिना उसका पीछा कर रही है। जेजे उसको काफी सुनाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी उसे काम देने की। एंड्रयू कहता है, आपको किसी चीज का डर भी है, मैं जानता हूँ कि जिना से हमें कोई खतरा नहीं है। जेजे और भड़क जाता है और एक स्टिक से एंड्रयू को मारने लग जाता है। वो कहता है कि तुम कभी मेरे हाथ से निकलने की कोशिश मत करना, समझे, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और आइंदा अपने मन से कोई फैसला मत लेना, वरना इससे भी ज्यादा बदतर सजा मिलेगी तुमको। जिना उसे रोकने जाती है, लेकिन एंड्रयू का असिस्टेंट उसे रोक देता है कि तुम मत जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। जेजे तो एंड्रयू को बुरी तरह पेट कर चला जाता है। जिना को बहुत बुरा लगता है कि मुझे बचाने के लिए एंड्रयू जेजे से मार खा रहा है। अब जिना उसके पास जाती है तो वो कहता है कि इस हाल में तुम मुझे मत देखो, प्लीज मेरे पास मत आओ।
जिना धीरे से उसके सीने से लग जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। एंड्रयू भी बहुत इमोशनल होकर रोने लग जाता है। ठीक उसी वक्त वहाँ पर आता है दोस्तों ली, और जिना को पास देखकर उसे कुछ पुरानी यादें आ जाती है जिसमें उसने जिना के साथ कई इमोशनल पल बिताए थे। यहीं पर होता है पार्ट 28 का दी एंड। इसके बाद ली का क्या हुआ उसको